वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इस पे हम प्रीवियस लेक्चर में बात की थी हमने कि लिविंग कंपोनेंट्स का हिस्सा है। कार्बन की बात की थी और कार्बन से फिर हमने ये देखा था कि कार्बन टेट्रावेलेंसी की वजह से अपनी ऐसे यूनिक कंपाउंड्स फॉर्म करता है। टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन की सलाहियत की वजह से, सेल्फ लिंकेज की एबिलिटी की वजह से, अपने साथ जुड़कर लंबी चेन्स फॉर्म करने की वजह से, और टेट्रावेलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप्स को अपने साथ बाइंड करने की सलाहियत, फिर उनकी फ्री रोटेशन और आइसोमर्स मुख्तलिफ नौइयत के, तो उसकी वजह से डाइवर्स किस्म के मॉलिक्यूल्स, एक एंड पे डायमंड, एक एंड पे ग्रेफाइट और डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के साथ मल्टीपल डायमेंशंस के कंपाउंड्स हासिल होते हैं हमें कार्बन से। तो ये लिविंग कंपोनेंट या लिविंग थिंग्स के एक बुनियाद है कार्बन और कार्बन बेस्ड लाइफ, और ये 2 करेक्टरिस्टिक्स कार्बन के हमेशा हमें मद्देनज़र रखने चाहिए। अब हम इसके सोर्सेज की बात करेंगे। एनिमल्स से, एनिमल्स और प्लांट्स इसके सोर्सेज हैं, क्योंकि लिविंग कंपोनेंट है। लिविंग कंपोनेंट और लिविंग सिस्टम्स का और सेलुलर लेवल पे ये ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो इनके जो सोर्सेज हैं वो भी लिविंग कंपोनेंट्स ही हैं। एनिमल्स से हमें प्रोटीन्स मिलती हैं, और जिसमें एग, चिकन, फ़िश वगैरह को हम इस्तेमाल करें, और फैट्स और ऑयल्स मिलते हैं जो कि हमें मिल्क, बटर और चीज़ से हासिल होते हैं। तो ये एनिमल्स से प्रोटीन्स और फैट्स और ऑयल्स, तो इन सब में जो है प्रोटीन्स में भी कार्बन, फैट्स और ऑयल्स जो हैं ये भी ईस्टर्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। इसके बाद प्लांट्स की बात करें तो लिविंग प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और ऑयल्स, तो ये सारी हमारी ज़िंदगी की बहुत अहम जुज़ हैं। कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट है। प्रोटीन्स जो है बॉडी मास का अहम कंपोनेंट है, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी। फिर विटामिन्स हैं जो काफ़ी सारी किस्म के विटामिन्स हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, के, और ये बाज़ वाटर सॉल्युबल हैं, बाज़ वाटर इनसॉल्युबल हैं, बाज़ ह्यूमन की बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, बाज़ यानी सिंथेसाइज कर सकती है, बाज़ हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलते हैं। वो कैटेगराइजेशन यहाँ पर वैलिड नहीं है, बहरहाल यानी हमारी ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। तो विटामिन्स जो हैं ये भी कार्बन बेस्ड हैं। और ऑयल्स की बात हमने की है, ईस्टर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, चाहे एनिमल सोर्सेज से डिराइव्ड हो चाहे प्लांट सोर्सेज से डिराइव्ड हो, जैसे हमारे वेजिटेबल कुकिंग ऑयल्स हैं। तो इनमें ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसके बाद फॉसिल्स। अब ये जो फॉसिल्स हैं ये रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, और फॉसिल्स जो हैं इनसे फिर हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। जब लंबे अरसे तक प्लांट्स या एनिमल्स ज़मीन के सतह के नीचे जो हैं वो बरी रहें, तो ओवर पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है 500 मिलियन ईयर्स और इससे भी अबव, ये वाली सूरत हाल जब मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करते हैं उनकी बरियल की, तो फिर टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन के नतीजे में, ज़मीन के अंदर होने वाली वेरिएशंस के नतीजे में प्रेशर और टेम्परेचर की वेरिएशंस, और फिर ज़मीन के अंदर मौजूद काफ़ी सारे रिमोट स्ट्रक्चर्स और कंपोनेंट्स की मौजूदगी में जो है हमें ये फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं यानी क्रूड ऑयल की बात करेंगे, नेचुरल गैस है और कोल है।
कार्बोहाइड्रेट की बात की है तो ये शुगर्स हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, C6H12O6। तो ये एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट है, और इसमें काफ़ी सारे कार्बन और हाइड्रोजन्स के अलावा ऑक्सीजन भी इसमें प्रेजेंट है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, और यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर जब देखेंगे, और ये एल्डिहाइड ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, और ये कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनकी हल्की सी बात हमने की है पहले। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट है, बेसिकली कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं, और ये सबसे सिंपलेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद इसकी चेन्स जो है कार्बन्स की और हाइड्रोजन्स के साथ एक्सटेंड होती चली जाती हैं। ये चीज़ें कॉमन रहेंगी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, एल्डिहाइड्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसके बाद अगर प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की, तो इसका बेसिक यूनिट जो है वो अमाइनो एसिड है, और 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं, या 20 अमाइनो एसिड्स हैं जिनसे सारी हर किस्म की प्रोटीन बनती है। और अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से है कि सेंट्रल स्टेज कार्बन की है, एक साइड पे अल्काइल ग्रुप है, एक साइड पे हाइड्रोजन है, एक साइड पे एमोनिया से डिराइव्ड अमीन है, और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड या COOH ग्रुप है। तो ये मिला के एक अमाइनो एसिड है, और यार जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है जो कि कितनी भी लंबी या एक्सटेंसिव हो सकती है। और इसी आर ग्रुप की वेरिएशन की वजह से हमें डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स मिलती हैं। हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है इनका, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होता है, और ये सबस्ट्रेट से अपने आप को अटैच करने की सलाहियत रखती हैं ड्यूरिंग डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़। लेकिन यहाँ ये मौजू नहीं है, यहाँ सिर्फ ये बताना मकसूद है कि जो प्रोटीन्स हैं इनमें कार्बन्स प्रेजेंट हैं। फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो सबसे पहले कोल की बात करेंगे। कोल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वुड, और वुड जो है ये अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्रस्ट में जो ज़मीन की टॉप मोस्ट लेयर है इसमें जो है ये बरी होगी। अंडर द क्रस्ट लिखें या क्रस्ट में इसकी फॉर्मेशन होगी, तो आप कह सकते हैं कि टॉप मोस्ट लेयर में क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो ज़्यादातर जो ये एक्टिविटी है ये क्रस्ट में होती है, जिसके नतीजे में हमें ये हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं जो हम फ्यूल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये वुड जो है ये प्रेशर और टेम्परेचर की वेरिएशन के नतीजे में ओवर अ पीरियड ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हमें कोल मिलता है। और ये स्टेप वाइज है इस तरह से कि इनिशियली वुड से जो पहली प्रोडक्ट हमें हासिल होगी, थोड़े कम प्रेशर और कम टाइम में वो लेस कार्बन कंटेनिंग कोल होगा जिसको पीट कहेंगे। फिर थोड़ा और प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा तो थोड़ी बेहतर या हायर कार्बन नंबर वाली हमें कोल मिली जिसको लिग्नाइट कहेंगे। और लिग्नाइट को मज़ीद टेम्परेचर और प्रेशर और वेरिएशंस मिली, हाई हुआ तो बिटुमिनस एक और ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग कोल, और फिर लास्ट में एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट जो है ये इन सब में जो है वो मोस्ट कार्बन, जितने ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतनी ज़्यादा उसकी एज अ फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। एंथ्रासाइट में तकरीबन 95% के करीब कार्बन है, और ये सारे प्लाईवुड से स्टार्ट करके एंथ्रासाइट तक यहाँ सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर की वेरिएशंस हैं, टाइम स्पैन का फ़र्क है। तो
more carbonized form is eventually reached and we can extract anthracite. एक टर्म है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। ये सिर्फ एक ऐसा फिनोमिनम है जो हम खुद एक सिस्टम क्रिएट करके, जिसको अभी थोड़ा सा देखेंगे भी, उसमें हम हीट करते हैं कोल को, जो कि हमने ज़मीन से हासिल किया, एक्सट्रैक्ट किया, माइन किया, उसको हीट किया। लेकिन ये याद रखिएगा कि एब्सेंस ऑफ एयर में हमने हीट करना है टू अवॉइड ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बन लूज़ होता जाएगा एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने ऑक्सीडाइज नहीं होने देना, कार्बन को लूज़ नहीं करना, बल्कि कार्बन कंटेंट में इजाफ़ा करके ज़्यादा बेहतर वैराइटीज़ लेनी है अपनी मर्ज़ी की, ताकि हम उनको मुख्तलिफ़ इस्तेमालात में ला सकें। तो व्हेन कोल इज़ हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, कार्बोनाइजेशन अकर्स, विच मीन्स दैट कार्बन कंटेंट में इजाफ़ा। तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट और वायबल होगी, चाहे उसको आप फ्यूल्स के लिए इस्तेमाल करें या चाहे कुछ और मकासद के लिए। लेकिन ये है कि ये अमोनिकल लिकर का नाम याद रखिएगा। अब ये अमोनिया नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, और लिकर इसलिए है कि इसमें हाइड्रोक्साइड भी है। तो ये अमोनिया और हाइड्रोक्साइड का इम्तजाज है अमोनिकल लिकर। तो ये याद रखिएगा कि ये वन ऑफ दी प्रोडक्ट्स है ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये OH कहाँ से आएगा? बेस से। तो ये याद रखिएगा कि हमने इसमें एसिडिफिकेशन और बेसिफिकेशन, यानी एसिड की इंटरेक्शन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में होगी और बेस की इंटरवीजन भी होगी। एसिड जो है वो डिस्टिलेशन करेगा या इम्प्योरिटीज़ को वाइप आउट करेगा एसिड, और जो बेस है वो अमोनिकल लिकर फॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि इसमें जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसमें हीटिंग है एट हायर टेम्परेचर्स, और उसके बाद उसको एसिडिफाई करना है और बेस से इंटरेक्ट कराना है। एसिड जो है वो स्कम्स वगैरह को रिमूव करेगा, बेस लिकर फॉर्म करने में हमारी मदद करेगा। इसके अलावा नैफ्थाज मिलते हैं काफ़ी सारी, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नैफ्थाज इज़ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इसको फिर हम अपनी मर्ज़ी से कार्बन नंबर चेंज करके एज फ्यूल्स ऑफ वेरियस सॉर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। लैम्प ऑयल, केरोसिन ऑयल टाइप चीज़ मिल सकती है। कोल गैस की बात करें तो ये मिक्सचर है गैसेस का, और इसमें हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा कोल टार है, कोल टार, और इसके अलावा कोक है। तो ये रेजिड्यूज़ हैं बेसिकली, ये एसफॉल्ट वगैरह, यानी ये लेयरिंग के लिए रोड्स पे और इस तरह की जो है वो कंस्ट्रक्टिव किस्म की जो हमारी बिल्डिंग मटेरियल टाइप चीज़ें हैं उनमें ये इस्तेमाल होते हैं। तो अमोनिकल लिकर, नैफ्थाज, कोल गैस के बाद लास्ट में हमें कोल टार भी मिलता है, कोक भी मिलती है, और इनके यूजेस वेरिएबल हैं। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। Heating at higher temperatures in the absence of air, followed by acidification, followed by addition of base, and we get distilled products. याद रखिएगा कि हाई प्रेशर जोन से गुजारा जाता है, और टेम्परेचर की वेरिएशंस और प्रेशर की वेरिएशंस के नतीजे में जो है वो हम अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स तक पहुंचते हैं, और ये रिपीटेड फिनोमिनम चलाना पड़ता है हमें। अब ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। बेसिकली हमने जो इसमें क्रैकिंग करनी है, क्रैकिंग है या पायरोलिसिस है, यानी ब्रेकअप है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स का शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स में।
जो शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं वो बेटर फ्यूल्स हैं, उनको फिर हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं एज़ पर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की टर्म हो या फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन और डिस्ट्रक्टिव, कोल के लिए डिस्ट्रक्टिव बोल देते हैं, ऑयल क्रूड ऑयल के लिए फ्रैक्शनल, दोनों में फ्रैक्शंस ही बनती हैं, सिस्टम ही एक ही फॉलो होता है। और वो हम समझने की कोशिश करेंगे मुख्तसरन के क्या है। क्रैकिंग है, मैंने आपको बताया, पायरोलिसिस है यानी ब्रेक डाउन है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स का। शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन्स में इसको दूसरी तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हायर मॉलिक्यूलर वेट्स के कंपोनेंट्स हैं उनको लोअर मॉलिक्यूलर वेट्स में ब्रेकअप किया जाता है। इसके लिए हमें प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए। यानी कि जो हायर मॉलिक्यूलर वेट के कंपोनेंट्स हैं हाइड्रोकार्बन, उनको ब्रेक करके लोअर मॉलिक्यूलर वेट्स के कंपोनेंट्स में तब्दील किया जाता है। और इस जो स्काम्स वगैरह को रिमूव करते हैं उसके लिए हम एसिडिफिकेशन और बेस को यूज़ करते हैं इम्प्योरिटीज़ के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड की इस्तेमाल किया जाता है और बेस जो है उसका भी इस्तेमाल जैसे बताया लिकर वगैरह एमोनिकल लिकर के एज़ पर नीड एंड रिक्वायरमेंट ये भी किया जा सकता है। तो ये क्रैकिंग और पायरोलिसिस का जो फिनोमिनम है ये टेक प्लेस करता है एक ख़ास किस्म के सेल में। तकरीबन 500 डिग्री सी के टेम्परेचर पे फ्रैक्शनेटिंग टार से हम इन चीज़ों को या रॉ मटेरियल को गुजारते हैं। फ्रैक्शनेटिंग टार, ये इसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं एज़ पर डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर वेट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स। डिफरेंट लेवल के फ्रैक्शनेटिंग टार्स में हमें डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स रखने वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल जाती हैं और उनको फिर हम जो है डिस्टिलेट कर लेते हैं और रिमूव कर लेते हैं और फिर जो है उनको कंडेंस करते हैं। तो पॉइंट ये है, एक और तरह से अगर देखें कि हाई बॉइलिंग डिस्टिलेट्स को फ्रैक्शनेटिंग टार में हाई बॉइलिंग डिस्टिलेट्स को कन्वर्ट किया जाता है लो बॉइलिंग डिस्टिलेट्स में। तो क्रूड ऑयल हो या कोल हो या गैसेस का मिक्सचर इंसर्ट करें चैम्बर में, काम यही होगा कि उनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे, उनके मॉलिक्यूलर वेट के डिफरेंस पे सैचुरेशन होगी और फिर हमें डिस्टिलेट्स मिलेंगे जो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एज आवर प्रोडक्ट्स, यानी एज kerosene oils, as gasolines, as naphthas, as coal gases and etc. देखें, फ्रैक्शनेटिंग टार भी हो सकता है, कन्वोलेटेड ट्यूब्स भी यूज़ की जा सकती हैं, कॉइल ट्यूब्स, काम एक ही होगा। कॉइल ट्यूब्स में भी टेम्परेचर और प्रेशर की वेरिएशंस होंगी, 450 डिग्री या 500, वही बात है। तो ये कन्वोलेटेड ट्यूब्स या कॉइल ट्यूब्स थोड़ा प्रिमिटिव सिस्टम है और अब जो है वो फ्रैक्शनेटिंग चैम्बर्स वाला सिस्टम है। बहरहाल यहाँ से ये चीज़ जो आप रॉ मटेरियल जब इंजेक्ट करेंगे, रॉ मटेरियल जो कि थोड़ा प्री हीटेड होना चाहिए, तो कन्वोलेटेड ट्यूब्स जो हैं वो ये क्रैक कर देंगी। क्रैक किस तरह करेंगी? वाया
टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशंस। तो ये जो क्रैकिंग है बेसिकली ये है अमल जो हायर मॉलिक्यूलर वेट्स और उससे लोअर मॉलिक्यूलर वेट्स की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। तो ये जो क्रैकिंग है ये हमारा असल काम है। तो इसके लिए सोकर्स हैं जहाँ पे कुछ देर के लिए ये प्री हीटेड मटेरियल या कॉइल से गुजारने के बाद हीटेड मटेरियल रखा जाता है। उसके बाद जो है फिर लो प्रेशर जोन में लेके जाया जाता है, यानी प्रेशर की वेरिएशन हाई से लो करनी पड़ती है, और यहाँ से फिर एवापोरेटर्स में, और वहाँ से फिर हम इसको अपनी मर्ज़ी की फ्रैक्शंस को क्या कर लेते हैं, डिस्टिलेट कर लेते हैं। तो ये सारे फिनोमिनम्स जिस एंगल से भी देखें ये एक ही प्रिंसिपल में कन्वर्ज होते हैं, और बेसिकली पायरोलिसिस या थर्मल या कैटालिटिक क्रैकिंग है, ब्रेकडाउन है। तो डिस्टिलेट्स जो हैं इसमें फ्यूल्स हैं, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन, कोल गैस वगैरह। तो ये डिफरेंट फ्रैक्शंस डिस्टिलेट्स, ये डिफरेंट डिस्टिलेट्स हैं जो हमने एवापोरेटर से निकाल के जो हैं वो कंडेंस होने दिए, और इस तरह से फिर हमें हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स वेरिएबल लेवल की मिलती चली गई। तो ये हैं वो डिस्टिलेट्स जो कि डिस्ट्रक्टिव या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, चाहे क्रूड ऑयल की बात करें और चाहे वुड इसकी कोल की बात करें, बेसिकली जो अमल है वो क्रैकिंग का है। क्रैकिंग जो है वो थर्मल भी हो सकती है हीट की प्रेजेंस में, और कैटालिटिक भी हो सकती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिसमें दो नाम आते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एलुमिना की प्रेजेंस में। तो बेसिकली दिस इज़ पायरोलिसिस और क्रैकिंग। क्रैकिंग से मिलते, जब क्रैक कर लिया हमने हाइड्रोकार्बन्स को तो उनको रीफॉर्म भी किया जा सकता है। और रीफॉर्मिंग का सिंपल मतलब है कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर दें। इससे ये ज़्यादा बेटर फ्यूल्स होते हैं। ऑक्टेन नंबर का लफ्ज़ याद रखिएगा। ऑक्टेन नंबर मीन्स एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोकार्बन विद रिस्पेक्ट टू कंबस्शन। तो जितना हायर ऑक्टेन नंबर होगा किसी हाइड्रोकार्बन का, वो बेटर फ्यूल है। सो हायर ऑक्टेन नंबर मीन्स बेटर फ्यूल। सो इसलिए हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स लेस जो है वो इन एफिशिएंसी में रिलेटिवली कम है, तो हमें मिक्सचर चाहिए स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स का। उससे फिर इंजन में जो नॉकिंग की साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं कि ब्रांचिंग में जाने का मकसद ये एंटी नॉकिंग एजेंट्स हैं और बेटर फ्यूल्स हैं। जो आप स्ट्रेट चेन्स को ब्रांचिंग में लेके जाते जाएंगे तो फ्यूल के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो नॉकिंग की साउंड प्रेजेंट नहीं होगी, और इंजन की जो एफिशिएंसी है, फंक्शनैलिटी है, वो बेटर होगी। तो रीफॉर्मिंग क्रैकिंग के बाद अगला अमल है ऑक्टेन नंबर बढ़ाने का। और ऑक्टेन नंबर बढ़ाने का मतलब सिर्फ ये है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को जो है वो ब्रांचिंग में ले जाया जाए, और इस तरह से ब्रांचिंग में जाने के नतीजे में जो है वो नॉकिंग साउंड्स इंजन की जो है वो बेटर होंगी, यानी कि कंबस्शन जो है वो ज़्यादा स्मूथ और स्ट्रीमलाइन हो जाएगी।